हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। तो नया चैप्टर है, नए कॉन्सेप्ट हैं। चैप्टर का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए आपने इसको गौर से एक एक चीज़ को समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ है और मैं कैसे इसको बता रहा हूँ। तो जब भी आप वेरिएशन एंड जेनेटिक्स की बात करते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं जो बाद में आपको आगे जाके मेंडल लॉज, इनहेरिटेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर उसका आपको काफ़ी आपके लिए बेनिफिट है। सबसे पहले जी वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, किसी चीज़ में तब्दीली आना। जैसा कि अगर आप देखें वालिदैन हैं, उनसे आगे बच्चों में चेंज आ जाता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। आपने तगय्युरात का वर्ड सुना होगा, तगय्युरात तो तबद्दुल का वर्ड सुना होगा। ये सारे ही वेरिएशन को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जीनेटिक्स। जब भी आप जीनेटिक्स की बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट ये जो जीनेटिक्स है ना, जीनेटिक रिलेट करती है जीन से, और जीन का मतलब होता है जनरेशन। और अगर आप जीनेटिक्स को देखें तो एक और बताया जाता है कि जीनेटिक्स ग्रीक वर्ड जैमनो से बिलोंग करता है, और जैमनो का मतलब होता है बर्थ, किसी चीज़ का पैदा होना। ये सारे के सारे जीनेटिक्स के रिलेटेड ही वर्ड हैं। और जीनेटिक्स आपको पता है कि क्लासिकल जीनेटिक्स जो है, पुरानी 19वीं सेंचुरी से पहले वाली जो जीनेटिक्स है, उसकी जो बुनियाद थी, उसकी जो फाउंडेशन थी, उसकी जो फार्मूलेशंस थी, वो की थी ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है जी। और इसके बाद 1904 में और 1901 में और डिफरेंट साइंटिस्ट थे, डी वेरीज, कार्कुलेंस, स्कर्मिच, और जो सबसे नुमाया साइंटिस्ट है उसका नेम है विलियम बैटसन। उसने बहुत जो है मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया, और 20वीं सेंचुरी में जो है जेनेटिक्स की फर्दर जो है उसको मॉडर्न तौर पे उसकी बुनियाद रखी। ठीक है जी। तो हमारे पास स्टूडेंट ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। तो इन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम जो है वो जीन को पढ़ते हैं कि जीन क्या है। जीन को समझाने के लिए ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे पास ना फॉर एग्जांपल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है जी। कोई भी मेरी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं ना, तो वो बेशुमार सेल से मिलके बना होता है। उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल हैं। वो जो मिलियंस ऑफ सेल हैं, उन मिलियंस ऑफ सेल में से आपने एक सेल को लेना है, और हम इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कह देते हैं जी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है होमो सैपियंस। ठीक है जी। अब जब आप इस होमो सैपियंस की बात करते हैं तो इसका जो न्यूक्लियस है ना, मैं कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं जीन का, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। हमारे पास इसका जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, छोटे छोटे धागे हैं, जिनको 1882 में वाल्डर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया था। आपने जो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाले चैप्टर में उसको पढ़ा था जी। हमारे पास जब भी आप सेल के अंदर देखें, यहाँ पे क्रोमोसोम है, तो मैं इन क्रोमोसोम को ना, इस क्रोमोसोम को एक को यहाँ पे नेक्स्ट ड्रा कर लेता हूँ जी। ये हो गया जी मेरे पास एक क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम को ड्रा किया मैंने, और इस क्रोमोसोम के अंदर दो चीज़ें हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में आपने पढ़ा था कि ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर प्रोटीन होती है, और स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर आरएनए भी होता है। अब ये जो डीएनए है ना, ये मतलब फर्ज कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक एक टुकड़ा है जिसके अंदर ख़ास इंफॉर्मेशन है जी। बॉडी में स्किन कलर को कंट्रोल करना है। ठीक है जी। ये एक टुकड़ा हो गया। ये जो अगला फ्रेगमेंट है, अगला सेगमेंट जो डीएनए का है, इसका काम है जी इसका काम था आपकी बॉडी में स्किन कलर को कंट्रोल करना। ये जो नेक्स्ट वाला है, इसका काम है जी आपकी बॉडी में आई कलर को कंट्रोल करना।
तो इस तरह ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं, सेगमेंट हैं, हर सेगमेंट के अंदर ख़ास इंफॉर्मेशन होगी। तो ये जो एक ख़ास सेगमेंट होता है जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं जीन। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं ना, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी, जिसके बारे में आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो अब अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन बताऊं, अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा विच हैव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कि उसके अंदर स्किन की इंफॉर्मेशन है या उसने आई कलर को कंट्रोल करना है, विच हैव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विच एंड स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और उसके अंदर ख़ास तादाद में इंफॉर्मेशन हो और उसके अंदर ख़ास तादाद में न्यूक्लियोटाइड हो और प्रेजेंट वो क्रोमोसोम पे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन। तो फिर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जीन क्या है। A fragment of DNA which have specific number of nucleotide and carry a specific information present in chromosome called gene। ठीक है जी। तो स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगला है जीन लोकस। मैंने ये दो क्रोमोसोम बनाए हैं, एक है मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 1 और दूसरा है क्रोमोसोम नंबर 2। एक को जो है मैं ए के नेम से शो कर देता हूँ, दूसरे को मैं जो है वो बी के नेम से। ये जो मेरे पास दो क्रोमोसोम है ना, अगर आप देखें ना तो इसके ऊपर ना मैंने जीन लगाए हुए हैं। ये वाला जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, जीन 6। ठीक है, तो बात याद रखिएगा, ये जो दो क्रोमोसोम है ना, इनके ऊपर हर जीन एक ख़ास पोजीशन पे आ रहा है, ख़ास जगह पे आ रहा है। किसी भी जीन की वो जो जगह होती है, वो जिस जगह पे पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन लोकस। लोकस या लोकाए का वर्ड भी हम यूज़ करते हैं। लोकस बेसिकली प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है कि कोई भी चीज़ जो है उसकी लोकेलिटी से इसको रिलेट किया जाता है कि वो किस जगह पे पाई जाती है। ठीक है जी, ये इसकी पोजीशन है जीन की कि कोई भी जीन किस जगह पे पाया जाता है वो उसका कहलाता है जीन लोकस। अच्छा जी स्टूडेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील। ठीक है जी, तमाम बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी है ना, मैं किसी भी वीडियो में सेटिस्फाई नहीं हुआ कि जीन और एलील में फ़र्क क्या है। कोई कुछ कह रहा है कि बॉडी में 2 पेयर ऑफ जीन है, कोई कुछ कह रहा है जी जीन ऐसे है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन जो मेरी अपनी इसमें एफर्ट है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और वो 100% जो है ये मैंने बहुत से सीनियर बायोलॉजिस्ट के साथ भी डिस्कस किया और उनके साथ भी इसी चीज़ पे जो है वो मुत्तफिक हुए। अब ये समझना है कि जीन और एलील में क्या फ़र्क है। सुने जी स्टूडेंट, मैं एक बात करता हूँ, मेरी बॉडी के अंदर जी आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन, मेरी बॉडी के अंदर आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन, इसका मतलब है आई कलर को कंट्रोल करता है जीन। अब सुनना जरा, मेरी बॉडी में आई कलर को कंट्रोल करने के लिए जो आई कलर को कंट्रोल करने वाले जो हैं वो कितने अलील हैं। वर्ड सुने जरा गौर से सुने मैंने क्या बोला है। सुने जी, मैं दोबारा बता रहा हूं जी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी आई कलर का कंट्रोल करने वाला जीन है, अब जीन की आगे होती हैं अलील। जीन की क्या होती हैं? अलील। अलील कैसे कि जैसा कि हमारे पास अगर मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर ना आई कलर को कंट्रोल करने के लिए 2 अलील हैं। एक वो है जो वालिद से आई है और एक वो है जो वालिदा से आई है। हम ये नहीं कहते कि आई कलर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी के अंदर 2 जीन हैं। नो, वो जीन एक ही है, क्योंकि वो एक ही आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। वो वालदा से जो जीन आया है या वालिद से जो जीन आया है वो दोनों एक दूसरे के अलील हैं। जिस तरह की अगर मैं एक पॉपुलेशन की बात करता हूँ, पॉपुलेशन में हमारे पास 1000 स्पीशीज़ हैं, वहाँ पे ना लोगों के आई कलर किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का ग्रीन है, किसी का येलो है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। वहाँ पे हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं आई कलर को कंट्रोल करने वाली जी 500 अलील हैं इस पॉपुलेशन के अंदर। आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि 500 जीन है। नो, जीन एक ही है, उसके आगे डिफरेंट अलील हैं। जिस तरह के मेरी बॉडी, मेरे वालिद का अगर आई कलर ब्लैक है, मेरी वालदा का ब्राउन है, तो मेरी बॉडी के अंदर जो इस वक्त
आई कलर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर हैं वो कितने हैं? दो, एक ब्लैक को शो करता है और एक किसको करता है? ब्राउन को शो करता है। तो इसका मतलब है मेरी बॉडी के अंदर जीन एक ही है जो आई कलर को कंट्रोल करता है, उसके आगे दो क्या है? अलील। तो ये याद रखिएगा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कॉल्ड अलील। तो किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एक ही जीन होता है, वो आगे जो उसकी 2, 4, 5, 7, 10 जो हैं वो उसकी अलील होती हैं। ठीक है, हम अक्सर, मैंने जो वीडियोस देखी है उसमें यही पढ़ा है जी, हमारे पास पॉपुलेशन है, उसमें लोगों के आई कलर 10 डिफरेंट टाइप्स के, इसका मतलब उस पॉपुलेशन में 10 डिफरेंट जीन है। नो, जीन एक ही है, आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन एक ही है, वो उसके डिफरेंट अलील हैं। ठीक है जी, तो ये आपको समझ आ गई है कि जीन और अलील में क्या फ़र्क है। जीन की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, अलील का मैंने बता दिया, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कॉल्ड अलील। ठीक है जी, इसको फर्दर जाके मैं आगे फिर बताता हूँ। अब यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है होमोलोगस क्रोमोसोम और एक है एनालोगस क्रोमोसोम। इसको होमोलोगस एंड एनालोगस क्रोमोसोम को ज़रा गौर से सुनिएगा। ये क्या है? मेरे पास ना ये है जी एक सेल, ठीक है जी, और इसके साथ ये है जी एक सेल। ये सेल में 23 क्रोमोसोम हैं और इस सेल में भी 23 क्रोमोसोम हैं। ये जो सेल है ये आया है फादर से और ये सेल जो है ये आया है मदर से। इसका मतलब फिर ये हो गया कि ये दोनों ही गैमेट सेल हैं। ये वाला जो है ये स्पर्म है और ये क्या है? एग। ठीक है जी, इसमें कितने क्रोमोसोम है? इसमें कितने हैं? 23। अब जब ये दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद आगे हमारे पास बन जाएगा जाइगोट। ये जो आगे जाइगोट बनेगा ना उसमें कितने पेयर होंगे? 23 पेयर। कितने होंगे? 23। और क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। ये है जी पेयर नंबर 1, इधर से आया, इसका क्रोमोसोम नंबर 1, इसका क्रोमोसोम नंबर 1, इसका क्रोमोसोम नंबर 2, इसका क्रोमोसोम नंबर 2, इसका क्रोमोसोम नंबर 3, इसका क्रोमोसोम नंबर 3। इसका मतलब है कि इस तरह के हमारी बॉडी के अंदर कितने, एक डाइप्लॉइड सेल के अंदर कितने पेयर होंगे? 23। और क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है ये मां से आने वाले क्रोमोसोम नंबर 1 का होमोलोगस है। ये जो क्रोमोसोम नंबर 2 है जो फादर से आया है ये मां से आने वाले क्रोमोसोम नंबर 2 का होमोलोगस है। ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है ये क्रोमोसोम नंबर 2 का होमोलोगस नहीं है, ये क्या है? एनालोगस है। समझ आ रही है? अब एक बात याद रखिएगा, मैं क्रोमोसोम नंबर 1 को जो है, जो 1 नंबर वाला पेयर है, इसको ज़रा थोड़ा सा इधर एलैबोरेट कर लेता हूँ। ये मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर है। अब याद रखिए कि ये जो है ये आया था जी फादर से, ये वाला क्रोमोसोम, और ये आया है जी मदर से। ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर 1 फादर वाला है ना उसके ऊपर जो जीन की अरेंजमेंट है वही क्रोमोसोम नंबर 1 जो मदर वाला है उसके ऊपर भी जीन की अरेंजमेंट वही है, क्योंकि है तो क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो दोनों ही होमो सैपियन से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, अब ये देखिए, इसको मैंने कैपिटल टी कहा है, इसको मैंने स्मॉल टी कहा है। अब अक्सर मैंने ये देखा है कि ये दो क्रोमोसोम है होमोलोगस, हम कहते हैं जी ये एक जीन है और ये एक जीन है। नो, ये दोनों ही अलील हैं एक जीन की। समझ आ रही है? आप अगर फॉर एग्जांपल हम फर्ज करते हैं जी ये हाइट को कंट्रोल करता है, हाइट को, और ये हाइट को, और ये भी, इसका मतलब है कि होमोलोगस क्रोमोसोम में ये भी हाइट को कंट्रोल करेगा। अब यहां पे एक चीज याद रखिए स्टूडेंट, ये दोनों ही हाइट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जेनेटिक्स में जो हम कैपिटल का वर्ड यूज करते हैं वो हम मतलब कि डोमिनेंट के लिए शो करते हैं, और जो स्मॉल का करते हैं वो हम रिसेसिव के लिए शो करते हैं। ठीक है, अब मैं जो चीज बता रहा था, अब देखें, मैं कहता हूं जी मेरी बॉडी के अंदर ना, मेरी बॉडी के अंदर हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन मौजूद है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि मेरी बॉडी के अंदर एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, तो मेरी हाइट तो 6 फीट 2 इंच है, तो मेरी बॉडी में कौन सा, ये कैपिटल टी डोमिनेंट है या स्मॉल टी डोमिनेंट है? कैपिटल टी ये डोमिनेंट है और ये अपने आप को हिडन कर गया है, तो ये क्या हो गया? रिसेसिव। तो इसका मतलब है मेरी बॉडी में हाइट को कंट्रोल करने के दो अलील हैं, दो जीन नहीं है, जीन एक ही है, मीन के दोनों ही हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक कैपिटल टी जो है हमारे पास अलील है और एक स्मॉल टी हमारे पास अलील है, जो अपने के, अगर देखें
फॉर एग्जांपल मेरे वालिद की हाइट 6 फीट है, लेट्स सपोज। मेरी वालदा की फॉर एग्जांपल है जी 4 फीट, मेरी हाइट है जी फॉर एग्जांपल 6 फीट। मुझे ये बताएं मेरी बॉडी के अंदर किसकी अलील डोमिनेंट हुई है, फादर की या मदर की? फादर की। तो मदर की जो है वो रिसेसिव होगी है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी हाइट होती 4 फीट, तो बताएं जी मुझे मेरी बॉडी के अंदर कौन सी अलील डोमिनेंट हुई है, मदर की? फादर की क्या हो गया? रिसेसिव। समझ आ रही है? तो ये याद रख। अब देखें जो स्मॉल वाली है, मेरा हाइट छोटी है, तो इसका मतलब है ये डोमिनेंट हो गया है। इसको अब कैपिटल से शो करेंगे। जो डोमिनेंट होती है उसको हम कैपिटल से शो करते हैं, जो स्मॉल होती है उसको हम, जो रिसेसिव होती है उसको हम स्मॉल से शो करते हैं। समझ आ रही है? पहले तो ये बताएं कि आपको होमोलोगस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, एनालोगस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आगे दो टाइप्स हैं, एक है फिनोटाइप और एक है जीनोटाइप। लें जी, चलें जी, मैं आपसे पूछता हूं, हम ना, ये है जी, ये मेरे पास है जी मेल, ठीक है जी, और ये है फीमेल। हम इन दोनों की शादी करवाते हैं। मुझे ये बताएं कि मेल का कलर किस तरह का है? ब्लैक, और फीमेल का रेड, ठीक है। जब दोनों की शादी करवाई ना, तो दोनों की करवाने के बाद इनके यहाँ एक बेबी पैदा हुआ, इनके यहाँ एक क्या हुआ? बेबी पैदा, जिसका कलर है ब्लैक। मुझे ये बताएं कि वो जो ब्लैक कलर है वो आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रेट फिजिकल अपेयर होता है, जो आप देख सकते हैं, जो आपको नजर आता है, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? अब मुझे ये बताएं कि वो जो बच्चा है जिसका ब्लैक कलर है, उसके अंदर किसकी जीन या किसकी अलील डोमिनेंट है? फादर की या मदर की? फादर की। वो उसकी जीनोटाइप है जो पीछे इसको कंट्रोल कर रही होती है। जो चीज हमें फिजिकली अपेयर होती है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, जो उसको पीछे कंट्रोल कर रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। तो ऐसे हमारे पास जो है जीनोटाइप भी हो गया, फिनोटाइप भी हो गया, होमोलोगस भी हो गया, उसके बाद जो है एनालोगस भी हो गया, उसके बाद है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखें जी, मुझे ये बताएं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताई कि एक ब्लैक मेल का रेड फीमेल से जब हम क्रॉस करवाते हैं तो जो बेबी पैदा होता है उसका कलर है ब्लैक। अब मुझे ये बताएं कि बेबी का कलर तो ब्लैक है, लेकिन बेबी के अंदर दो तरह की अलील हैं, एक ब्लैक वाली और दूसरी रेड वाली। रेड वाली उसने कहाँ से ली है? माँ से। ब्लैक वाली कहाँ से ली है? फादर से। तो मुझे ये बताएं कि उसके स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए 2 डिफरेंट अलील हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए 2 डिफरेंट अलील होती हैं उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? और ऐसे जाइगोट को होमोजाइगोट ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, सॉरी होमोजाइगोट कहते हैं। उसके बाद सॉरी हेट्रोजाइगस, डिफरेंट, सॉरी, मतलब कि अगर ब्लैक और रेड 2 डिफरेंट हैं तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। अब होमोजाइगस क्या है? सुने, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना एक मेल और एक फीमेल है, दोनों की हाइट 6 फीट है, 6 फीट दोनों की हाइट है। हम दोनों का क्रॉस करवा के बेबी आगे पैदा होता है, उस बेबी की हाइट भी 6 फीट है। मुझे ये बताएं बेबी के अंदर हाइट को कंट्रोल करने वाले जो अलील हैं वो दोनों ही डिफरेंट है या दोनों ही सेम है? सेम है, क्योंकि दोनों ही मदर से भी एक ही जैसा है, फादर से भी, दोनों हाइटेड अलील हैं। तो वो जो हमारे पास होगा उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। डिफरेंट होगा तो हेट्रोजाइगस, सेम होगा तो होमोजाइगस। तो यहाँ पे मैं फिर आपसे कुछ जो है चीज़ें डिस्कस करता हूँ। ये मेरे पास 2 जो हैं होमोजाइगस जो हैं क्रोमोसोम है। इसमें मुझे ये बताएं कि ये जो 2 अलील हैं, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस? शाबाश। ये हमारे पास जो है ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस के बाद अगली जो है ये बताएं, दोनों कैपिटल हैं तो ये क्या होगा? ये होमो होगा। शाबाश। होमोजाइगस के बाद आगे आपके पास जो है ये आपने सारा बताना है। अब यहाँ पे ना एक आपके येलो बॉक्स के अंदर एक चीज़ है जिसको हम जंपिंग जीन कहते हैं। जंपिंग जीन स्टूडेंट, ये होता है कि बहुत से ऐसे जीन होते हैं जो अपनी प्लेस पे पीसफुली नहीं रहते, वो अपनी जगह से जंप करके किसी और जगह पे चले जाएंगे, या अपनी जगह से जंप करके अपने होमोलोगस क्रोमोसोम पे चले जाएंगे, या एनालोगस क्रोमोसोम पे भी चले जाते हैं। ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन। और इसकी कुछ डिटेल आगे एक एपिस्टेसिस टॉपिक आएगा, उसके साथ रिलेट करके मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये जंपिंग जीन क्या है। अभी जस्ट आपके एक येलो बॉक्स में छोटा सा लिखा है कि कुछ ऐसे जीन हैं वो अपने लोकस पे
परमानेंटली जो है वो स्टे नहीं करते, वो अपने लोकस से जंप करके कहीं अपने होमोलोगस क्रोमोसोम पे चले जाएंगे या कहीं और। बल्कि आपने प्रीवियस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था म्यूटेशन का, उसमें आपने इन्वर्जन पढ़ी थी। इन्वर्जन में आपने देखा था कि कुछ जीन अपनी जगह से जंप करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो ये हमारे पास जंपिंग जीन का जो है कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे स्टूडेंट वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म बेबी पैदा होते हैं, ऑफस्प्रिंग, वो बहुत से अपने पेरेंट्स की तरह के होते हैं, और बहुत से जो है वो पेरेंट्स से वेरिएटेड होते हैं, उनमें वेरिएशंस आती हैं। ये कैसे आती हैं? जो सेम है वो सेम क्यों हैं, जिनमें वेरिएशन आती है उनमें वेरिएशन क्यों आती है, ये तमाम इसी चैप्टर के अंदर हमने बताना है कि ये क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे होता है। तो इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं जीन पूल। हम जीन पूल की तरफ चलते हैं कि जीन पूल क्या है। स्टूडेंट, जीन पूल को समझाने के लिए ना आप तमाम बच्चों को दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहले जो है, पहली चीज़ जिसके बारे में आपको सही क्लियर पता होना चाहिए उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन क्या है। ठीक है जी, हम पॉपुलेशन को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास कोई भी स्पीशीज है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप है जो किसी खास टाइम में किसी खास प्लेस पे, स्पेसिफिक टाइम इन स्पेसिफिक प्लेस, जो वहाँ पे रहता है, इंटरब्रीड करता है और ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो खास वक्त में, खास टाइम में, खास जगह पे रहे, आपस में इंटरब्रीड करे और ऑफस्प्रिंग पैदा करे, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। अच्छा जी, जैसा कि आपको मैं बताऊं, जिस रीजन से मैं लेक्चर दे रहा हूं ये है जी शकरगढ़। अब ये जो शकरगढ़ है ना, इस हम रीजन को डिफाइन करके इसके अंदर रहने वाले हम होमो सैपियंस की बात कर लें, इंसानों की, ये जो इसके अंदर इंसानों की जो पॉपुलेशन है ना, इसके अंदर पाए जाने वाले जो जितने भी जीन हैं, सारे जीन, उनका जो कलेक्टिव है ना, उसको हम बोलते हैं जीन पूल। आगे जाके मैं और भी बताता हूं कि कलेक्टिव भी कहते हैं और इसको एक सिंगल ट्रेट के लिए भी यूज करते हैं। फिलहाल अभी ये कॉन्सेप्ट लें कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन तमाम ऑर्गेनिज्म का जितना भी जेनेटिक मेकअप है, उनके अंदर जितना भी जीन हैं जो तमाम ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, उनको कलेक्टिवली कहते हैं जीन पूल। समझ आ रही है? क्या कहते हैं? जीन पूल। अब जीन पूल को एक्सप्लेन करने के लिए, आपकी आसानी के लिए, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी है कि बीन बैग कॉन्सेप्ट। ये जो बीन बैग कॉन्सेप्ट है ये क्या है, या बीन बैग जेनेटिक्स भी इसको कहते हैं। स्टूडेंट, बीन बैग जेनेटिक्स ये है आपको आसानी के लिए समझाने के लिए कि आपकी बॉडी आपके पास एक बैग है, उसके अंदर बीन है। ठीक है, वो जो बैग सारे का सारा वो पॉपुलेशन है और उसके अंदर जो बीन है ना, वो उसकी जीन है। ठीक है, और सारी जीन जो कलेक्टिवली कहलाएंगी जीन पूल। समझ आ गया, जहन में आ गया कि ये थोड़ा सा। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और मैं आपको बताता जाऊँ। हमने ना अपनी आसानी के लिए जीन पूल को ज़रा थोड़ा सा डिफाइन और आसान कर लिया है अपनी आसानी के लिए। वो क्या? देखें, अगर मैं आपको कहता हूं कि जी किसी एक पॉपुलेशन में पाए जाने वाले सारे जीन को कलेक्टिवली कहते हैं जीन पूल, तो एक इंसान के लिए वो सारे जीन स्टडी करना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही है ना? मतलब कि देखें ना, हाइट का जीन है, स्किन का, आई कलर का, वॉइस का, हेयर का, मतलब बेशुमार जीन है आपकी बॉडी के अंदर। तो एक अकेला शख्स सारी पॉपुलेशन के सारे जीन को कंट्रोल या स्टडी नहीं कर सकता। हम फिर अब क्या कहते हैं, जीन पूल को और आसान करने के लिए ये बोलते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले टोटल जीन जो एक सिंगल ट्रेट को स्टडी करें, एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करें। कैसे? अगर मैं कहता हूं कि शकरगढ़ में जितने भी लोग हैं, इनमें सारे जीन कलेक्टिवली, हम उनको जीन पूल कहेंगे जो जस्ट आई कलर को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे आई कलर ब्लैक भी है, ब्राउन भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है और डिफरेंट है। तो इस पॉपुलेशन में हमने जीन पूल की बात की, लेकिन सारे जीन कलेक्टिवली इकट्ठे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सारे ट्रेड्स के या सिंगल ट्रेड के? सिंगल ट्रेड के। तो इसको हम बोलते हैं जीन पूल। ये अपनी आसानी के लिए हमने किया है। और इसके बाद स्टूडेंट, इसका मतलब फिर ये हो गया कि मैं यहाँ पे एक तो मैं लिख दूँ सिंगल ट्रेड। सिंगल ट्रेड के साथ अगली बात जो है वो नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके पास ना एक प्लेस है, उसके अंदर ना प्लांट है, उन प्लांट की तादाद है 100,
कितनी तादाद है 100। तो उनका जो फ्लावर कलर है वो है रेड। मुझे ये बताएं कि 100 प्लांट जो हैं उनके अंदर टोटल कितनी अलील हैं जो फ्लावर को कंट्रोल करती हैं। एक्सीलेंट, 200। क्योंकि हर डाइप्लाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए कितनी अलील मौजूद होती है, 2। एक कहाँ से आई होती है, फादर से, और एक कहाँ से आई होती है, मदर से। तो इस तरह हमारे पास जो है उसमें 200 टोटल अलील होंगी। इसी तरह अगर मेरे पास 500 पीपल हैं, कितने पीपल हैं एक पॉपुलेशन के अंदर 500, तो उनके अंदर 500 पीपल हैं, मुझे ये बताएं कि उनमें आई कलर को कंट्रोल करने के लिए टोटल कितनी अलील होंगी, 1000। तो स्टूडेंट ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में स्टार्ट करना है, मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आपने बिल्कुल ये मिस नहीं करना। तो हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। हम मिलेंगे लेक्चर 2 में। आज के लिए थैंक यू।